तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, और अगर बात करेंगे सॉलिड हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, कोन, इन सब का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, देखते बच्चे, ध्यान देना। मान लो ये कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, ऐसे ये सेमी सर्कुलर डिस्क बनी हुई है और ये रहा वाई एक्सिस और इधर अपने पास में बच्चे एक्स एक्सिस। अगर बात करें अपन लोग तो इस पूरे डिस्क पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे डिस्क पर। तो अपने को इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। अब देखो, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है वो बहुत सारी सेमी सर्कुलर रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, इंक्रीजिंग रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग का कॉम्बिनेशन है ये सेमी सर्कुलर डिस्क। तो समझते हैं, यहाँ पर अपन लोग अगर देखें तो इस पॉइंट पर मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी। ये कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। और इस सेमी सर्कुलर रिंग की अगर अपन लोग बात करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा YCM। क्या नाम दे दिया मेरे बच्चे? YCM। ये पॉइंट है YCM। ठीक है, अब इसका मास कितना होगा भाई? सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास 0,0 पे ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होगी इतना ही रहेगा। फिर किसके अबाउट निकाला जाए? बेटा बाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो बाई एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए? अब देखो बच्चे, बाई एक्सिस के अबाउट अगर अपन लोग देखेंगे YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM Y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब दो चीजें निकालनी है अपने को, एक तो Y कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? दूसरा DMY कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया कि ये जो इसकी रेडियस है, इस सेमी सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है, मैं थोड़ा सा जूम करके इस चीज को दिखा देता हूं। और ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है ये y है, ये जो रेडियस है कितनी बच्चे? y है, और ये वैल्यू बन गई dy। कितनी बन गई? dy। अब यहां पर y नहीं रखना है, यहां पर बेटा क्या लिखना होता है? DM इंटू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की हाइट। और सेंटर ऑफ मास यहां y पर नहीं है, सेंटर ऑफ मास बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का कहां पर होता है? 2r अपॉन पाई। तो इसकी जो r है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल, तो 2y अपॉन पाई पर होगा। तो इस y की जो वैल्यू है वो 2y अपॉन पाई है, इस y की जो वैल्यू है वो 2y अपॉन पाई। मैं यहाँ y डैश लिख के दे रहा हूँ सहूलियत के लिए। ठीक है, तो अच्छा DM कितना होगा? सर DM भी निकाल लेते। DM मतलब इतने का मास, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसका मास। अब इसका मास सर कितना होगा? सोचो जरा, पूरे रिंग का, पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का जो एरिया है वो πr²/2 है। तो πr²/2 का जो मास है वो कितना हो गया बच्चे? m हो गया। तो 1 यूनिट का कितना हो गया? m अपॉन πr² अपॉन में 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेटा DM मास कितना होगा? DM कितने का? इस वाले एरिया का मास होगा। तो DM आ गया 2m अपॉन में πr²। और ये वाला एरिया तो मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं, ये वाली लेंथ सर्कम्फ्रेंस इंटू dy। और ये लेंथ कितनी हो गई? 2y 2πy तो बेटा पूरे के लिए हो जाता है, हाफ के लिए निकालोगे पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। इसकी सर्कम्फ्रेंस, हाफ सर्कम्फ्रेंस की लेंथ 2πy इंटू डी वाई, πr/dr, ये बन गया एरिया। तो ये DM की वैल्यू आ गई। पाई से मैंने यहाँ पाई को क्या कर दिया बच्चे मेरे? उड़ा दिया। इस पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो DM की वैल्यू तो मुझे मिल गई, और कितनी आ गई? 2m अपॉन में r² dy, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करें सर? अब एक काम कर लेते हैं, ध्यान देना। अब जो है अपन लोग कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? ये वैल्यू पूरे इसके लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पूरे इसके लिए अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी यानी YCM होगा,
दैट वाई सी एम इक्वल टू डी एम इंटू वाई डैश, डी एम मतलब इसका मास, और इसका मास अपन लोग निकाल चुके, दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन में आर स्क्वायर वाई डी वाई, ये तो बेटा डी एम की वैल्यू हो गई, इंटू वाई डैश इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता था बेटा वो कहां पर होता था, 2y अपॉन पाई पर। तो यहां लिखेंगे अपन लोग 2y अपॉन में पाई। लिमिट बच्चे, लिमिट लगा देंगे अपन लोग 0 से लेकर के कहां तक, r तक। तो लिमिट 0 से r तक हो गई, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इस dm का तो इंटीग्रेशन बच्चे m होगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पर अब m लिखूंगा, क्योंकि dm तो मैं लिख चुका हूं, यहाँ m लिख दिया। m ने m को मार दिया, क्या बचा अपने पास में, बच्चा अपने पास में बच्चे YCM इक्वल टू 2, साथ में अपॉन में आर स्क्वायर इंटू पाई, और ऊपर ये वैल्यू हो गई y इंटू वाई, 2 2 जा बेटा 4 हो गया, यहाँ पर देखो 4 हो गया, 2 2 जा 4, y इंटू वाई कितना हो गया बच्चे, वाई स्क्वायर डी वाई, ये बन गया। लिमिट 0 से r तक। तो y एक्सिस का लॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास आ गया, दैट इज इक्वल टू YCM इक्वल टू 4 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, बाई स्क्वायर बाई 2 का हो जाएगा बेटा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से r तक। सो y एक्सिस का अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आ गया 4 अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, सो ये बन गया 4r अपॉन में 3 पाई। ये YCM है, ये जो है ये YCM है, ये YCM बन गया। क्लियर है यहाँ तक कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, ये YCM है। अब ये तो सेमी सर्कुलर डिस्क की वजह से था सर, और भी किसी चीज़ों की वजह से अपन लोग कैलकुलेट कर सके। हाँ बेटा, मैं अगर कहूँ सॉलिड हेमी स्फीयर है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना होगा कैलकुलेट करना, ध्यान देना। तो अगर अपन लोग सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ऐसे ही मैंने एक सॉलिड हेमिस्फीयर यहाँ बना दिया, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये रहा सॉलिड हेमिस्फीयर। इस सॉलिड हेमिस्फीयर में ये अपन लोगों के पास रहा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। अगर इस हेमिस्फीयर को देखा जाए बच्चे तो ये हेमिस्फीयर बहुत सारी डिस्क जिनकी रेडियस डिक्रीज हो रही, जैसे यहाँ पर बनाऊँ तो एक डिस्क ये हो गई इतनी बड़ी, फिर एक और डिस्क हो गई, 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 इनका कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अपन लोग क्या काम करेंगे, एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर इसकी रेडियस r है हेमिस्फीयर की और मास इसका m है, तो मैंने यहां पर इस पोजीशन पर एक सॉलिड डिस्क बना दी, ये एक सॉलिड डिस्क बना दी, और यहां से ये डिस्टेंस मैंने y लेट कर ली, इसे मैंने लिख दिया dy, ठीक है। तो बात आ रही, अब देखो सर अगर कहा जाए एक्स एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर, एक्स एक्सिस में तो बेटा 0 पर ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इधर इधर सिमेट्री है। तो किसके लिए कैलकुलेट करना है अपन लोग, कैलकुलेट करना है केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इसका अपन लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग बनाते हैं। मैंने लिखा भाई YCM वाई एक्सिस का लॉन्ग सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू YDM अपॉन में DM। अब बात आ रही DM की वैल्यू कैसे निकालें, आसान सी कहानी है बेटा, पूरे का जो मास है वो किस में फैला हुआ है, इसके वॉल्यूम में, और इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब, इतने वॉल्यूम में मास फैला हुआ m, तो 1 यूनिट में कितना होगा सर, 1 यूनिट में तो m अपॉन में 2/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा। तो बच्चे dx ये जो इतना वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में कितना होगा, तो सर इस वॉल्यूम में dm था मास, और इस मास को अपन लोग कैलकुलेट करने के लिए इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये वॉल्यूम होगा कितना, अरे मेरे बच्चे ये वॉल्यूम अगर ये y है, ये इसकी रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस r है,
तो ये वाली जो वैल्यू आएगी यानी इस डिस्क की जो रेडियस आ गई वो आ गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो बनी। और वॉल्यूम कैसे निकाले, वॉल्यूम इस डिस्क का एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई कर दो, वॉल्यूम आ गया, सिंपल सी बात है। तो डी एम का क्या होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m3 ऊपर पहुंच जाएगा 3m अपॉन में 2 पाई आर क्यूब इंटू ये वाला वॉल्यूम बच्चे, ये वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया, डिस्क का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर यहाँ क्या है बेटा, डिस्क की तो रेडियस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करेंगे और रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा इनटू ये वाली थिकनेस यानी डी वाई। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जो डिस्क बनी है इस डिस्क की रेडियस ये आर हो गई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये थिकनेस, वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट, हाइट तो यहाँ डी वाई है। तो डी एम की जो वैल्यू बनी है मेरे बच्चे यहाँ पर, तो डी एम इक्वल टू आ गया अपने पास में कितना 3m अपॉन में 2 पाई आर क्यूब टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, तो डी एम आ गया अपने पास में कितना 3m अपॉन में 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई, ये बन गया डी एम। अब बच्चे ये यहां से इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क थोड़ी ना, पूरी सर्कुलर डिस्क है, कोई डिस्क होगी पूरी सर्कुलर होगी तो वो तो सिमेट्री रही इस पॉइंट पे, तो उसके सेंटर पे ही होगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है यहां से वो तो वाई रही, तो वाई रखेंगे इसकी जगह। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं। सो वाई सी एम क्या था मेरे बच्चे, वाई सी एम था, ये वैल्यू रखी वाई डी एम, तो वाई डी एम की वैल्यू कितनी होगी 3m अपॉन में 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एम का इंटीग्रेशन तो m हो गया, m से m को मार दिया, ये वाला टर्म बाहर निकाल ले जाएंगे। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से r तक। क्यों 0 से r तक, क्योंकि फिर डिस्क, उसके बाद 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 यहां तक गई डिस्क, तो ये ऐसी डिस्क फैली हुई है r हाइट तक, तो यहां लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के r तक। सो वाई सी एम इक्वल टू बन गया अपने पास में 3 अपॉन में 2 आर क्यूब, इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट 0 से आर स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 0 से r, लिमिट लगाएंगे y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई क्यूब डी वाई। इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो जो वाई सी एम है उसकी वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 2 आर क्यूब, वाई डी वाई का बच्चे इंटीग्रेशन कितना होगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर तो ऐसे ही था वाई स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट आ गई वो कितनी होगी 0 से आर स्क्वायर तो कांस्टेंट था, माइनस वाई क्यूब का, वाई क्यूब डी वाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चे कहेंगे सर ये वाई की पावर 4/4 बन गया सर, और यहाँ पर आ गया लिमिट 0 से r तक। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये टर्म बन जाएगा वाई सी एम दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ लिमिट रखोगे तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 से तो कोई मतलब है नहीं, माइनस यहाँ पर r की पावर 4/4 हो गया, ये बन गया। तो क्यूब से ये टर्म कैंसिल, एक r बचेगा, यहाँ कैंसिल एक r बचा, तो टर्म क्या बचा मेरे बच्चे, टर्म बच गया अपने पास में y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 r/2 माइनस r/4, r/4 बचेगा तो यानी अपॉन में 4, तो वाई सी एम बन गया अपने पास में कितना 3r/8। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ आएगा कितने पर 3r/8 पर, तो 0,3r/8 बनेगा, ये हेमीस्फीयर का हो गया। ठीक है, अब और बच्चों के दिमाग में बात आई कि सर हेमीस्फीयर का तो निकाल दिया, अब हॉलो स्फीयर का निकालो, तो अब अपन लोग क्या काम करेंगे, हॉलो स्फीयर का भी, हॉलो हेमीस्फीयर है, ये सॉलिड हेमीस्फीयर था, तो हॉलो हेमीस्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ध्यान देना बच्चे। मैंने मान लो ये कोई हॉलो हेमीस्फीयर बना दिया, ये कोई हॉलो हेमीस्फीयर बना दिया, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास में एक्स एक्सिस। इसके अगर अपन लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें तो मैंने यहां पर एक रिंग बना दी। क्या बना दी मेरे बच्चे, यहां पर अपन लोग ने एक रिंग बना दी, क्योंकि हॉलो हेमीस्फीयर है तो इसमें बहुत सारी रिंग होंगी। कैसी, एक ये रिंग हो गई, फिर एक और रिंग, 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 ऐसे बिल्कुल। देखो एक यहाँ रिंग, फिर एक 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 रिंग, फिर यहाँ तक रिंग आ गई। तो ये डिक्रीजिंग रेडियस की यहाँ से एक रिंग ऐसी बनती चली जा रही, और एक रिंग की वजह से, पूरी रिंग की वजह से अपन लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लेट कर लिया बेटा कि एंगल जो है ध्यान देना, यहाँ से ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा बना दिया। तो अगर ये थीटा है मेरे बच्चे, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हो गया डी थीटा और ये वैल्यू हो गई अपने पास में आर डी थीटा। क्या हो गई मेरे बच्चे, आर डी थीटा, ये वैल्यू हो गई आर डी थीटा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग की रेडियस सर किसके इक्वल होगी, अब समझो। इस रिंग की रेडियस तो हो जाएगी आर कॉस थीटा। ये तो बात क्लियर है ना, आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक बेस आएगा आर कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो आर साइन थीटा हो गई, और यही अपने पास में क्या हो गया, वाई हो गया। तो वाई की वैल्यू तो आर साइन थीटा, और इस रिंग की रेडियस हो गई आर कॉस थीटा। क्या मैं इस रिंग का मास डीएम निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे दो चीजों की जरूरत है। एक तो वाई की जरूरत है, भाई रिंग है, पूरी रिंग है, सेंटर ऑफ मास इसका यही होगा, ठीक है, वो तो निकाल लिया। लेकिन दूसरी किसकी जरूरत है सर, दूसरी मुझे जरूरत है इसके डीएम की। तो डीएम की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, पूरे एरिया पर, ये हेमीस्फीयर के एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने मान लिया हेमीस्फीयर का जो एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर है, उसका मास मान लिया मैंने m है। तो 1 यूनिट का कितना होगा मेरे बच्चे, m अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। तो डीएम की वैल्यू क्या होगी, बच्चा बोलोगे सर डीएम तो आ गया m अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला एरिया। इस एरिया को कैसे लिखा जाए सर, इस एरिया को लिखने का तरीका बहुत आसान है। मैं क्या काम करूंगा, इस एरिया को, ये वाली लेंथ क्या होती है बेटा, सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती 2 पाई आर, लेकिन इसकी रेडियस आर नहीं है बच्चे, इसकी रेडियस हो गई आर कॉस थीटा इनटू विड्थ ये वाली, दैट इज आर डी थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल। तो डी एम की तो वैल्यू मिल गई अपने को बच्चे कितनी, एम कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एम है, ठीक है, एम कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एम है। अब बात आ रही किसकी, अब बात आ रही सर सेंटर ऑफ मास निकाल दो। तो सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा बाई सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में डी एम। तो मैं y की वैल्यू लिखूं तो यहाँ y की वैल्यू तो r साइन थीटा हो गई, लिख ली r साइन थीटा, और dm की वैल्यू तो आ गई m टाइम्स ऑफ cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा अपॉन में dm, m आ गया, m से इस m को क्या कर दिया, कैंसिल, भाई dm का तो इंटीग्रेशन m आ गया। लिमिट सर कहाँ से कहाँ तक लगाई जाए, लिमिट तो 0 से r तक है, ठीक है। r कांस्टेंट बाहर कर लिया, मैं काम करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, यही कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो r/2 तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, तो ये बना साइन 2 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से। अब यहां बेटा थीटा की लिमिट लगा रहे, तो थीटा बेटा देखो कहां तक जाएगा, थीटा 0 से π/2 तक जाएगा। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर यहां तक जाना चाहिए, ना 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 बेटा देखो, पहले जब ये वाली रिंग थी तो थीटा 0 था, फिर रिंग बढ़ी तो थीटा थोड़ा सा बढ़ा, फिर रिंग और बढ़ी, थीटा थोड़ा सा बढ़ा, फिर रिंग यहाँ आ गई, थीटा और बढ़ गया। अब लास्ट वाली रिंग यहाँ, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, उसके बाद तो नहीं आनी ना। तो लिमिट 0 से π/2 होगी मेरे बच्चे, लिमिट 0 से π/2 होगी, आर के टर्म में, थीटा के टर्म में। तो यहां से r/2 इक्वल टू साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा, बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चों को कि साइन 2 थीटा का तो इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस 2 थीटा होगा, और थीटा के साथ में जो मल्टीप्लायर होगा वो डिवीजन में चला जाएगा, तो अपॉन 2 हो गया, लिमिट 0 से π/2।
सॉल्व कर लेते तो बन जाएगा r/4 अपर लिमिट माइनस कॉस 2 इंटू π/2 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट कॉस 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल कॉस पाई। तो सोचो जरा r/4 कॉस पाई की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1 तो 1 + 1 कितना हो गया मेरे बच्चे, ये तो हो गया 2। तो r/4 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा r/2। तो अगर हॉलो हेमिस्फीयर होगा तो हॉलो हेमिस्फीयर की जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो कितनी आएगी 0, r/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 0, r/2 इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। कोई सॉलिड कोन है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी वो कैसे निकालें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। कोई सॉलिड कोन है उसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, यहां मैंने एक सॉलिड कोन बना दी, ये कोई लेट से सॉलिड कोन है ऐसे, और ये सॉलिड कोन है तो ये भी बहुत सारी डिस्क से बनी होगी। मान लो यहां पर एक डिस्क हो गई, इस पॉइंट से ये हाइट मैंने x मान ली क्योंकि इसे मैंने y एक्सिस माना और इसे x एक्सिस मान लिया, ये y मान ली मैंने, ऐसी डिस्क है। तो ये हो गई dy। अब इस सॉलिड कोन की जो हाइट है लेट से वो h है और इस सॉलिड कोन की जो बेस की रेडियस है वो r है। तो अपन लोग सिमेट्री अगर लगा करके देखें ट्रायंगल की, तो एक तो ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल ये सिमेट्रिक है। कौन सा बच्चे, AOAB और OCD ये सिमेट्रिक है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल OAB सिमेट्रिक टू ट्रायंगल OCD, ये सिमेट्रिक है। और अगर ट्रायंगल सिमेट्रिक है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ y/h इक्वल टू यहाँ की रेडियस मैंने स्मॉल r लेट कर ली तो स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R। तो मेरा काम है इसका स्मॉल r को कैलकुलेट करना, एंड दैट स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में r टाइम्स ऑफ y/h। ये बन गया, ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा यानी y पर ही होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। तो YCM जो आएगा भाई x एक्सिस के अबाउट नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो YCM अगर निकालेंगे तो YDM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब बात आ रही कि मैं इसके DM की वैल्यू लिख दूं। मेरे बच्चे DM की वैल्यू बहुत अच्छे से लिखना जानते हैं, उन्हें पता है कि पूरी कोन का जो वॉल्यूम है वो π/1/3 πr² है, उसका मास है m। तो 1 यूनिट का कितना होगा मेरे बच्चे, m अपॉन में πr²h/3 यानी 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो इसका मास मैंने dm लेट कर लिया और इसे कैसे लिखेंगे 3m अपॉन में πr² इंटू h और साथ में ये वाला वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होगा πr² एरिया इंटू ये वाली लेंथ dy। तो सर ये r भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। बेटा r की वैल्यू y के टर्म में निकाल चुके हैं और वो वैल्यू उठा करके अपन लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा dm इक्वल टू 3m अपॉन में πr² टाइम्स ऑफ h इंटू पाई r² की जगह बच्चे r² की जगह r² अपॉन में h² टाइम्स ऑफ y² इंटू dy। मैंने क्या काम किया, r² से r² को तो उड़ा दिया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा बच्चे कितना, यहाँ पर बच गया 3m अपॉन में h³ 3m अपॉन में h³ टाइम्स ऑफ 3m अपॉन h³ y² इंटू dy। ये बन गया, ये dm की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास YDM, y की वैल्यू बच्चे पता है कितनी है 3m अपॉन में h³ y² इंटू ये y और बेटा y³ साथ में dy अपॉन में dm का इंटीग्रेशन m से m कैंसिल हो गया। तो YCM की वैल्यू आ गई अपने पास में 3 अपॉन में h³ y³ dy बच्चे, y³ dy का क्या होगा बेटा y की पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 0 से चालू हो रहे और h तक लेकर के जा रहे तो 0 से h तक बना दी।
तो वाई एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास आ गया वो आ गया 3/h³ और h की पावर 4/4 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3h/4। मतलब यहाँ से 3h/4 पर होगा, तो बेस से कितनी हाइट पर होगा, तो बेस से बेटा h से 3h/4 अगर माइनस करेंगे तो h/4 पर आ जाएगा। तो ये जो अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया है वो बच्चे किसका कैलकुलेट किया, सॉलिड कोन का कैलकुलेट किया। अगर ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ मेरे बच्चे हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो अपन लोग तो हॉलो कोन का भी सेंटर ऑफ मास तो कैलकुलेट कर ले जाएंगे। हॉलो कोन का कैसे कैलकुलेट करें सर? भाई हॉलो कोन का कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ की रेडियस लिखनी पड़ेगी, एंड रेडियस तो r अपन लोग निकाल ही चुके हैं, तो 2πr, और ये वाली लेंथ लिखनी पड़ जाएगी। तो ठीक है, हॉलो कोन का भी निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो कोन। अच्छा, सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन का अगर निकालेंगे तो हॉलो कोन का ये जो कर्व एरिया होता है वो पता होना चाहिए कि कर्व एरिया है कितना एक्चुअल में। तो हॉलो कोन का कर्व एरिया बेटा होता है m/πr²। तो आप लोग के लिए जो होमवर्क है वो आप लोग करके लाओगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन चीज़ों को बताऊंगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या बच्चे, आज से होमवर्क देना चालू कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। होमवर्क आप लोग के लिए है, पहला होमवर्क कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, मास ऑफ हॉलो कोन ये कैलकुलेट करके लाना है, और जिनका जिनका आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दूसरा फाइंड आउट करना है बेटा, मैं एक ऐसे मैंने डिस्क की जगह एक ऐसे सेक्टर बना दिया जिसका ये एंगल 2θ है और रेडियस r है, मास m है। ये पूरा एक सेक्टर है जिसका मास m है, पूरे एरिया में फैला हुआ है, रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, ये x एक्सिस है, इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेक्टर। ये दोनों चीज़ें आप लोग करके लाएंगे। इन सारी चीज़ों को मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, और कल के लेक्चर मतलब कल सुबह ही लेक्चर अपलोड होगा जल्दी, और उस लेक्चर में मैं फिर ये बताऊंगा कि अलग अलग बॉडी अगर हो, एक डिस्क हो, एक हेमिस्फीयर हो, पैराबोलाइड हो, ये सबको जोड़ करके एक बॉडी बनाए, या उससे कोई बॉडी मास को अगर हम लोग रिड्यूस भी कर लेते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर पहुंचेगा और सेंटर ऑफ मास कितना होगा। इन सारी बातों के बारे में कल के लेक्चर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।